नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बजट या कैश बजट फ्लो फोरकास्टिंग। इसमें जो टॉपिक है वह बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। इसमें हम फोरकास्टिंग की जो बाकी हमारी तकनीकें हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जिसके अंदर हमारा कैश बजट बनाना और रिग्रेशन एनालिसिस, सिमुलेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रक्षेपित वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन। प्रक्षेपित वित्तीय विवरण वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण के उपकरण हैं। ये पूर्वानुमान अवधि के वित्तीय विवरणों के गठन का काल्पनिक चित्र बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए ये विवरण संस्था की संपूर्ण लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन के अग्रिम विश्लेषण का भी आधार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इन विवरणों के लाभ कई हैं, जिनमें से स्पष्ट पूर्वानुमान। ये प्रक्षेपित वित्तीय विवरण संस्था के लाभों, लाभांश तथा पूंजी आवश्यकताओं का स्पष्ट पूर्वानुमान करते हैं। तुलना। किसी संस्था की किस सीमा तक उद्देश्यों की पूर्ति हुई है, यह जानने के लिए वास्तविक समंकों की पूर्वानुमानित समंकों से तुलना की जा सकती है। इस प्रकार की तुलना उन बिंदुओं की जानकारी भी देती है जहां किसी प्रकार का विचलन हुआ है, और विचलन को नियंत्रित करने में भी ये पूर्वानुमान सहायक होते हैं। कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों का विश्लेषण। प्रक्षेपित वित्तीय विवरणों का उपयोग वित्तीय विश्लेषक तथा ऋणदाता को प्रक्षेपित कोष प्रभाव विवरण बनाकर उस अवधि में कोषों के साधन एवं उपयोगों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। अनुपातों की गणना। संस्था की निष्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्षेपित आय विवरण तथा प्रक्षेपित कोष प्रभाव विवरण के विभिन्न अनुपातों की सहायता से गणना कर भावी पूर्वानुमान ज्ञात किए जा सकते हैं। इन पूर्वानुमानों या प्रक्षेपित वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन के कई दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये मान्यताओं पर आधारित है। ऐसे विवरण कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो वास्तव में नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है जो घटना भूतकाल में घटित हो गई है वह भविष्य में भी घटित हो। विक्रय पूर्वानुमानों पर निर्भर। प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विक्रय पूर्वानुमान आवश्यक है, इसलिए ये विवरण विक्रय पूर्वानुमानों की शुद्धता पर निर्भर करते हैं। यदि विक्रय पूर्वानुमान अशुद्ध हुए तो प्रक्षेपित वित्तीय विवरण भी अशुद्ध ही होंगे। रोकड़ बजट या रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान। रोकड़ बजट आगामी समय अवधि के लिए रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान है। एक रोकड़ बजट समय के विभिन्न अंतरालों के लिए भावी रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ बजट या रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान। रोकड़ बजट एक संस्था की भावी समय अवधि के प्रत्याशित रोकड़ अंतर्वाहों एवं रोकड़ बहिर्वाहों का संक्षिप्त विवरण होता है। यह एक ऐसा लिखित विवरण होता है जो संस्था की भावी रोकड़ स्थिति का पूर्वानुमान बताता है। रोकड़ बजट आगामी समय अवधि के लिए रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान होता है। इस प्रकार रोकड़ बजट के अंतर्गत यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भावी अवधि में अनुमानित व्ययों के लिए कितनी रोकड़ की आवश्यकता होगी।
तथा संस्था की सामान्य क्रियाओं से कितनी रोकड़ प्राप्त की जाएगी। साथ ही इससे यह भी ज्ञात होता है कि समय समय पर रोकड़ शेष की क्या स्थिति होगी। यह बजट एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, जिसे पुनः 6 माही, तिमाही अथवा मासिक आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। रोकड़ बजट के 3 प्रकार होते हैं: रोकड़ अंतर्वाहों का पूर्वानुमान, रोकड़ बहिर्वाहों का पूर्वानुमान और रोकड़ शेष का पूर्वानुमान। ये तीनों भाग या ये तीनों प्रकार मिलकर संपूर्ण रोकड़ बजट को बनाते हैं। अल्पावधि के लिए रोकड़ बजट। अल्पावधि के लिए रोकड़ बजट बनाने में प्राप्ति एवं भुगतान विधि, शुद्ध समायोजित आय विधि, इनका प्रयोग किया जाता है। रोकड़ प्राप्ति के या अंतर्वाहों के अनुमान के लिए बजट अवधि में रोकड़ प्राप्तियां या रोकड़ अंतर्वाह गैर परिचालन स्रोतों, पूंजीगत लेन देनों आदि से हो सकती है। परिचालन से रोकड़ प्राप्तियों का मुख्य स्रोत बिक्री होता है, जिसका निर्धारण रोकड़ बजट से किया जाता है। बिक्री नगद अथवा उधार दोनों प्रकार की हो सकती है। नगद बिक्री की दशा में रोकड़ बिक्री के समय ही प्राप्त हो जाती है नगदी, और उधार बिक्री के समय यह नगदी बाद में प्राप्त होती है। इसलिए रोकड़ी बिक्री एवं देनदारों से वसूली की राशि का अनुमान लगाते समय रोकड़ बट्टा, विक्रय वापसी, छूटें, डूबत ऋण आदि पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे लेनदारों से प्राप्त राशि प्रभावित होती है। रोकड़ भुगतानों का अनुमान। रोकड़ अंतर्वाहों की भांति ही रोकड़ भुगतानों की भी आवश्यकता परिचालन क्रियाओं, गैर परिचालन क्रियाओं तथा पूंजीगत लेन देनों के लिए होती है। परिचालन क्रियाओं के लिए भुगतान में कच्चे माल की खरीद के लिए विक्रेताओं को दिए जाने वाला अग्रिम भुगतान, नगद क्रय के लिए दिए जाने वाली रोकड़ी भुगतान तथा उधार क्रय के संबंध में लेनदारों को किए गए भुगतान सम्मिलित होते हैं। गैर परिचालन व्ययों के लिए भुगतान के अंतर्गत ब्याज, किराया, लाभांश, बोनस, दान, आयकर आदि व्यय शामिल किए जाते हैं। इन व्ययों की बजट अवधि में चुकाई गई वास्तविक राशि को शामिल करना चाहिए, चाहे वह किसी भी अवधि की हो। पूंजी सौदा करने के लिए रोकड़ भुगतानों में बजट अवधि में क्रय की गई स्थायी संपत्तियों का भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दायित्वों जैसे बैंक अधिविकर्ष, ऋण पत्र शोधन अधिमानंश आदि का भुगतान भी किया जाता है, तो इन्हें भी शामिल करना चाहिए। कुल मिलाकर के रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान के अंतर्गत हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो संस्था के लिए रोकड़ का प्रभावित करते हैं। रोकड़ शेष का निर्धारण। रोकड़ अंतर्वाहों और बहिर्वाहों का अनुमान लगाने के उपरांत इन्हें मिलाकर प्रत्येक माह के लिए शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह या बहिर्वाह की राशि ज्ञात कर ली जाती है, और यह रोकड़ अंतर्वाह या बहिर्वाह ही हमें संस्था की वित्त यानी रोकड़ की कमी या आधिक्य को बताता है। यदि संस्था एक न्यूनतम रोकड़ शेष रखने की नीति अपनाती है, तो कमी की अवधि में इसे न्यूनतम शेष को बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए वह बैंक से उधार ले सकती है। दीर्घकालीन रोकड़ बजट। दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के लिए रोकड़ बजट प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। इस विधि में रोकड़ अनुमानों को जानने के लिए लाभ हानि खाते को समायोजित किया जाता है। इसमें रोकड़ में वृद्धि, परिचालन से आय, चालू संपत्तियों में कमी, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, दायित्वों में वृद्धि, अंशों की बिक्री आदि से होती है, जबकि रोकड़ में कमी
चालू संपत्तियों में वृद्धि, दायित्वों में कमी, लाभांश भुगतान, स्थायी संपत्तियों में क्रय आदि से होती है। रोकड़ बजट बनाने के लिए इस विधि को समायोजित लाभालाभ विधि भी कहा जाता है। यह विधि आप जब हम वर्किंग कैपिटल करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब भी आप लोगों को दोबारा से पढ़ाई जाएगी। उस समय जब आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे हमारी पूंजी में वृद्धि हो रही है, यानी कैश में वृद्धि हो रही है, कैसे कमी हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ भी विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। रोकड़ बजट का महत्व। रोकड़ बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके सहायता से रोकड़ अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों में समन्वय स्थापित करके उपलब्ध रोकड़ साधनों का अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके महत्व में मुख्य बिंदु जो है वो रोकड़ की आवश्यकताओं का अनुमान। रोकड़ बजट की सहायता से भविष्य में व्यापारिक क्रियाओं के लिए कितनी रोकड़ की कब आवश्यकता होगी, इसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। उपयुक्त वित्त स्रोतों का चुनाव। रोकड़ बजट से ये स्पष्ट हो जाता है कि वित्त की आवश्यकता अल्पकाल के लिए होगी या दीर्घकाल के लिए होगी, और जैसी समय की आवश्यकता होगी वैसे ही हम वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। तरलता बनाए रखना। किसी भी समय रोकड़ के अभाव में उत्पादन घट सकता है और संस्था की आय में कमी आ सकती है, अतः पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए रोकड़ बजट बहुत आवश्यक है। रोकड़ स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों पर भी हमें ध्यान देना होता है। जब हम रोकड़ बजट बनाते हैं तो हमें मौसमी घटनाओं, असाधारण प्राप्तियों आदि के बारे में जानकारी हो जाती है और इसका हम पहले से ही इसके बारे में प्रावधान कर लेते हैं। रोकड़ का अधिकतम सदुपयोग। रोकड़ बजट से इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि किन किन महीनों में या किस समय हमारा रोकड़ बेकार पड़ा रहता है या रोकड़ की कमी होती है, और कब व्यवसाय को अधिक रोकड़ की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों की हमें अगर जानकारी हो जाती है रोकड़ बजट बनाते समय, तो हम हमारी रोकड़ का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण। प्रतिगमन विश्लेषण वित्तीय पूर्वानुमानों की एक सांख्यिकीय तकनीक है जो दो या दो से अधिक अंतर संबंधित श्रेणियों में तुलनात्मक प्रवृत्ति को बताती है। इसके माध्यम से आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र में एक व्यवसायिक घटना एक साथ अनेक घटकों को प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित भी हो सकती है। यहाँ हम किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंदर इन घटकों के प्रभावों को जानने के लिए प्रतीपगमन या रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म ग्राह्यता विश्लेषण। ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्टेट की हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई जाती है। और जहाँ हम इसकी बात करें हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट के अंदर आपको रोकड़ बजट और ये सब चीज़ें ही आपको विस्तृत रूप से पढ़नी है। बात कर लेते हैं हम सूक्ष्म ग्राह्यता विश्लेषण यानी सेंसिटिविटी एनालिसिस। इस विश्लेषण में वित्तीय प्रबंधक अनिश्चित निवेश चरों यथा बिक्री, प्राप्तियों, स्कंद आदि के बारे में परिवर्तन के कारण संस्था की बाह्य पूंजी आवश्यकताओं का सूक्ष्म ग्राह्यता का निर्धारण करता है। इसके कारण विभिन्न बिक्री स्तरों पर एक नया प्रतिरूप चिट्ठा या आय विवरण तैयार किया जाता है जो ये बताता है कि संस्था की प्रतिरूप चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह के आधार पर पूंजी की आवश्यकता कैसी है। यानी ये बहुत ही मूल्यवान तकनीक है। इसके आधार पर हम किसी भी संस्था के बारे में बहुत ही सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अनिश्चित हमारे जो मूल्य हैं उनको हम बदल सकते हैं, संशोधित परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अनुरूपण। अनुरूपण व्यावसायिक तकनीकों में नवीन और विकसित तकनीक है जो व्यावसायिक अधिशासियों में रोकड़ नियोजन के लिए प्रयोग में की जाती है और इसमें समानताओं एवं संभाव्य वितरण का एक गणितीय प्रतिमान है
जो एक जोखिमपूर्ण निर्णय में महत्वपूर्ण चरों का निरूपण करता है। यानी इसके अंदर हम इक्विलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी लेते हैं